गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 2 चल रही है हमारी 11वीं क्लास की। तो कक्षा 11 है, विषय गणित है और फर्स्ट वीडियो पे हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो हम बात कर रहे थे कि अगर -16 का वर्गमूल करने को दे दिया जाए तो इसको हमने काल्पनिक संख्याओं में लिखा था, है ना। हमने बात की थी कि इसको हमने क्या कहा था कि ये काल्पनिक संख्या है, कल्पना पर आधारित, ठीक है, इमेजिनरी है, मतलब ये वास्तव में उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी ये है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि कल्पना पर आधारित कोई चीज़ है, उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई वो चीज़ है ही नहीं लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वो है। तो ये चीज़ें कैसे, जैसे अब 2 एग्जाम्पल हमारे पास बहुत नॉर्मल आते हैं कि भूत और भगवान दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे भूतों की बात होती है, अधिकतर लोग कह देते हैं है, पर किसी से पूछा देखा है क्या तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वही कंडीशन यहाँ पे भी आती है। सेम यही भगवान के लिए भी बात आती है कि भाई भगवान है, मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, पर कोई कह दे किसी ने देखा है क्या तो कोई जवाब नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या चल रही हैं, कल्पना पर ही तो चल रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे रियल नंबर में मैंने बात की थी कि रियल नंबर में वो सारी चीज़ें थी जो भी हमारे दिमाग में आ रही हैं। कोई भी अंक है, चाहे वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, भिन्नों का है, पॉइंट्स का है, कैसा भी है, अंडर रूट का है, बिना अंडर रूट का है, सब कुछ रियल में जा रहा है। लेकिन जब हम कल्पना पर आधारित कोई बात करते हैं यानी काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं तो इसको, इस कैटेगरी को लेते हैं। अब आज तक जैसे आपने 10वीं पास आउट की है तो 10 साल हो गए आपको मैथ पढ़ते हुए। 10 साल में आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा कि अंडर रूट -16 का आंसर निकाल लिया हो। नहीं निकला तो कोई बच्चे से किसी से पूछें तो वो कहेगा -4, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहेगी कि अगर +16 है तो उसका आंसर +4 होता है। लेकिन अगर माइनस है तो वो क्या कह देगा, माइनस। फिर कोई कहेगा कि नहीं 4 भी हो सकता है, कोई कहेगा +-4 भी हो सकता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे बोला था कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर दें यानी LHS और RHS अगर बराबर हो जाते हैं तो ही मैथ बनती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने इसका वर्गमूल करके ये लेके आए हैं तो इसका वर्ग करने पर ये आना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि -4 को -4 से गुणा करते हैं तो 16 आ रहा है, +4 को +4 से गुणा कर रहे हैं तो भी 16 आ रहा है, -16 तो नहीं आया, ठीक है। -16 अगर आप लाते हैं तो इनमें से कोई सा एक माइनस होना चाहिए, और अगर एक माइनस हो गया तो दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई तो वर्ग नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ उलझ गया मामला। इस तरह की संख्याओं का आंसर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, काल्पनिक संख्या। लेकिन जब हम 11वीं क्लास में आते हैं तो इस तरह की संख्याओं के बहुत डिटेल में जाते हैं और IIT का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। IIT में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं काल्पनिक संख्याओं के ऊपर। तो फिलहाल तो अभी हम उस लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि ये जो -16 है, -16 को हल करने का एक तरीका होता है और वो 10वीं लेवल पे नहीं होता है ना। 10वीं लेवल पे आप उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे और 11th लेवल पे भी हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे बस कि क्या कंडीशन हमारे पास आती हैं। हमने इस 16 के, ये जो -16 है ना, -16 के 2 टुकड़े कर दिए ऐसे, -16 के 2 टुकड़े कर दिए, -1 और 16। तो -1 को तो ऐसे लिख दिया और 16 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्रॉब्लम इस बात पे आ रही थी कि माइनस का अंडर रूट नहीं हो सकता, यही तो प्रॉब्लम है। 16 का तो हो सकता है पर माइनस का तो नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या किया, माइनस को अलग कर दिया। अब माइनस डायरेक्ट तो अलग आ ही नहीं सकता, 16 × 1 करेंगे या 16 × -1 करेंगे तो माइनस का 16 बनेगा। तो इस -16 के 2 टुकड़े कर दिए, -1 × 16। अब ये जो -1 आ रहा है अंडर रूट के अंदर, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसी का ही तो काम नहीं हो पा रहा है ना, 16 का तो हो पा रहा है। तो इसको तो हमने रख दिया अंडर रूट -1 और इस 16 की जगह पे क्या रख दिया, 4, यानी 16 का अंडर रूट निकाला तो 4 आ गया। अब जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, भाई सारी दुनिया में यही मैथ्स पढ़ाई जा रही है, इसी तरह की कंडीशन आ रही है, यहाँ का बच्चा अमेरिका भी जाएगा, अमेरिका का बच्चा हो सकता है यहाँ भी आ जाए, तो पढ़ने के समय पूरी दुनिया में मैथ एक जैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक सिंबल दे दिया, इसको एक सिंबल मान लिया। क्या सिंबल दे दिया, इसको लिख दिया I, ऐसे छोटा I लिख दिया इसको, और 4 ये चले रहा है यहाँ। इस I को कह देते हैं आयोटा, क्या कहते हैं, आयोटा।
अब ये ग्रीक लेटर है आयोटा, तो ग्रीक लेटर का ये जो मीन्स इसका निकलता है वो कल्पना ही निकलता है, इसका कल्पना पर आधारित या काल्पनिक चीज़ें, तो उसको आयोटा आई से डिनोट कर दिया और आई यहाँ लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि इस आई को आप हमेशा आगे रखें, 4i लिख सकते हैं या i4 लिख सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये कहाँ पे है। लेकिन ये i जिस भी संख्या के आगे निकल जाएगा, जिस भी संख्या के आगे लग गया, तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो वास्तविकता में उपस्थित होती हैं, हमारे डेली लाइफ से संबंधित होती हैं, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, पॉइंट्स हो, अंडर रूट हो, पाई हो, जैसे ये पाई वगैरह हैं, ये सब किस में आती हैं? ये अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, है ना। एक और कैरेक्टर आएगा ई आएगा, स्मॉल ई, अभी हम आगे बात करेंगे इसके लिए। तो ई नॉर्मल क्या है? अल्फ़ाबेट है, 11वीं ये इसमें अपने इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में आता है ई, लेकिन यहाँ पर जब हम आगे बात करेंगे तो ई भी एक कैरेक्टर है और वो काल्पनिक ये जो अपरिमेय संख्या हैं उनके अंदर चलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला मिलू के जो भी बनता है वो सारा का सारा रियल नंबर में चला जाता है, क्योंकि इनके आगे आई नहीं है। और जैसे ही इसके आगे किसी भी संख्या के आगे आई लग गया, यानी आयोटा लग गया, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो संख्या कैसी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई काल्पनिक संख्या है, पर हम क्या इसको यूज़ करते हैं क्या कहीं? तो यूज़ वैसे डायरेक्ट नहीं होता इसका यूज़ कैलकुलेशन वगैरह में होता है, पर हमारे डेली लाइफ से संबंधित किसी भी चीज़ में इसका यूज़ नहीं होगा। अब आता है एक टॉपिक, एक समुच्चय है दूसरा प्रकार का, और उसका नाम है सम्मिश्र संख्या। ये जो सारी बातें आपको बताई है ना, ये मैंने इसके लिए बताई हैं। सम्मिश्र संख्याएं, जिसे हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स, किसी चीज़ में कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाता है कि भाई या तो कोई चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो हम उसको कह देते हैं कि कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ आ रही है कि ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी बन जाती है कि इसका यूज़ नहीं हो पाता, डेली लाइफ में इसका यूज़ नहीं हो पाता, तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रखा गया। और नाम से, हिंदी नाम से आपको ये पता है सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब क्या होता है कि कुछ मिल रहा है, कुछ आपस में जुड़ रही हैं संख्याएं। तो कोई संख्या जुड़ने के बाद, मिलने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है या सम्मिश्र संख्या बनती है। तो उसमें कौन कौन सी संख्या होती है? उसमें होती है वास्तविक संख्या, एक तो हो जाएगी वास्तविक संख्या, और एक हो जाएगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। इन दोनों का जो योग होगा या माइनस होगा, जो भी होगा, तो अगर हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं, वास्तविक संख्या का और काल्पनिक संख्याओं का, तो इस चीज़ को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लिखने का तरीका कैसा होता है? वास्तविक संख्या जैसे कुछ भी होगी, वास्तविक संख्या तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, जैसे 7 आ गई, ठीक है। और काल्पनिक संख्या भी 7 ले ली, लेकिन आपको पता है भाई 7 है तो वो काल्पनिक संख्या थोड़ी हो सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें आई लगाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया 7 + 7i। अगर इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? कंबाइंड रूप में इनको हम कह देते हैं कि ये सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। अब इनके ऑपरेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। 7 - 7i, ये भी यही होगा। √7 कर दिया, -3 आयोटा आ गया या प्लस आ गया, कुछ भी आ गया। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये काल्पनिक संख्या, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या है। पर बाई चांस मान लीजिए आपको कोई संख्या ऐसे दे देता है, यूँ 7 + आयोटा 0। तो 0 तो अपने आप में एक संख्या है, रियल नंबर में भी आती है। तो ये रियल नंबर की संख्या है, पर इसके आगे आयोटा लग गया तो काल्पनिक हो गया। पर आपको पता है कि 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो बचा क्या यहाँ पर? 7। तो इस तरह की संख्याएं कई बार आपसे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि ये कैसी संख्या है, तो हम जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं सम्मिश्र संख्या। क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों जब ऐड होते हैं तो दोनों मिलकर सम्मिश्र संख्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। लेकिन ये नहीं है ऐसा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे शुद्ध वास्तविक संख्या, है ना। शुद्ध वास्तविक। क्यों शुद्ध वास्तविक हुआ?
कारण क्या रहा, आयोटा लगा हुआ है, उसके बाद भी शुद्ध वास्तविक क्यों बोला गया इसको बोला गया इसके कारण, क्योंकि 0 आ रहा है। 0 का गुणा जब आप आयोटा से करेंगे तो 0 ही होगा। इसके बाद में अगर बाई चांस कोई संख्या ऐसे दे दी गई यूँ कि 0 + 7 आयोटा इस तरह से दे दिया गया, तो क्या लिखेंगे इसको, तब इसको लिखेंगे शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक। अब कन्फ्यूज़न होता है इनके अंदर, वही बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सबको पता है कि 0 रियल नंबर होता है और यहाँ पर ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, दोनों का एडिशन हो गया। एडिशन करने के बाद सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा है, 0 है। भाई 0 रियल तो है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू थोड़ी रहेगी। 0 को अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो हमें लास्ट में आंसर क्या मिलता है, 7i मिलता है, 7 आयोटा मिलता है। तो 7 आयोटा जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इनको आप लिखेंगे, लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए पहले। और मैंने आपको कल बोल भी दिया था कि भाई आप अभी फेयर रजिस्टर नहीं बनाएंगे, अभी तो केवल रफ़ कॉपी में ही काम करें, और फिर इसके बाद हम थोड़े से समुच्चयों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा हो गया, रियल नंबर, है ना। डेली लाइफ की चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक रियल नंबर समुच्चय जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन अब कौन सा बड़ा हो गया, अब रियल नंबर से भी बड़ा कौन सा हो गया, सम्मिश्र संख्या है। ये रियल से भी बड़ा है क्योंकि इसमें रियल के साथ में भी कुछ जुड़ रहा है, कुछ और भी जुड़ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये रियल नंबर से बड़ा होगा, लेकिन डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों में रियल नंबर सबसे बड़ा होगा। इसके बाद अब आते हैं हम अपने कुछ समुच्चय के बारे में ही बात कर ही रहे हैं हम। अब देखिए, कई जगह पर ये कहा जाता है कि कोई स्पेलिंग दे देता है। कई सवाल आप देखेंगे, जैसे कोई स्पेलिंग लिखी MATHS, पूरी बड़ी स्पेलिंग लिखते हैं, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है। और आपसे ये कहा गया कि भाई ये जो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है इसका समुच्चय बनाइए, है ना, समुच्चय के रूप में लिखिए इसको। तो आपने समुच्चय के रूप में लिखा, मान लीजिए ए से डिनोट कर देते हैं इसको। कल मैं बता चुका हूँ ना ये सारी बातें कि भाई ए का मतलब क्या होता है कि कोई भी समुच्चय है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, और उनके अवयवों को लिखने के लिए, उनके सदस्यों को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मजले ब्रैकेट का। और अंदर जब हम अगर ये अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अगर अल्फ़ाबेट हमारे पास आते हैं, अक्षर आते हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अंदर की तरफ कैपिटल लेटर नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्मॉल लेटर। तो इसको आप स्मॉल में लिख देते हैं, ये स्मॉल हो गया। फिर ए आया, ए को लिख दिया, अवयव की तरह लिखना है। फिर टी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर ई लिख दिया। अब एम आया दोबारा से। ठीक है, समुच्चयों के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। ठीक है, जब उसके अवयव लिखते हैं ना तो कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। एम पहले आ चुका है, अब इस एम को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, तो इस एम को हम छोड़ देंगे। अब ए पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। टी पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। फिर आई आया, आई को लिख देंगे। फिर सी, सी को लिख देंगे। फिर एस, एस नहीं है, एस को लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये जो मैथमेटिक्स का समुच्चय बनेगा, मैथमेटिक्स वर्ड का जो समुच्चय बनेगा वो ये वाला बनेगा। दिखने में अजीब सा लगता है लेकिन यही बनेगा। ठीक है, तो इससे आपको एक रूल और समझ में आया कि जब भी हम समुच्चय लिखते हैं तो उसमें कभी भी किसी भी वर्ड की, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी रिपीटिशन नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात एक और डिपेंड करती है कि मान लीजिए अगर आपको कोई समुच्चय दिया ये 2 4 6 8 10, तो कल हम बात कर चुके थे इसके बारे में अपनी वीडियो में कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये 2 4 6 8 10। कोई ये कह देगा कि भाई ये सम संख्याओं का ग्रुप है, कोई कह देगा ये 2 के गुणज है ना, 2 के मल्टीपल्स हैं, और 5 बार लिख दिया है इसको। अगर हमने लिख दिया कि C बराबर 10 4 8 6 2 ऐसे लिख दिया, या 2 को यहाँ लिख दिए, 8 को यहाँ लिख दिया, इस तरह से, और फिर पूछ लिया किसी ने क्या ये B और C बराबर है,
क्या बी और सी बराबर हैं? देखिए, तो इसको कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि भाई ये तो 2 से चालू हो रहा है ना, 10 पे ख़त्म हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ये 10 से शुरू हो रहा है, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 6 आया, 8 आया, तो ये बराबर नहीं है, ये नहीं है बराबर। लेकिन हमारा जवाब गलत होगा क्योंकि ये बराबर हैं। कभी भी समुच्चयों के लिए जब हम काम करते हैं तो आपको केवल अवयव देखने हैं। अवयव देख लिया आपने, यही अवयव दूसरे में उपस्थित होने चाहिए, सेम अवयव उपस्थित होने चाहिए। तो 2 है तो 2 यहाँ भी है, 4 है 4 यहाँ भी है, 6 है, 8 है, 10 है ना, कोई भी अवयव बचा नहीं, ना तो इसमें फालतू आया ना इसमें कोई बचा। तो अगर अवयव सेम टू सेम नीचे उपस्थित हो जाएं, किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो जाएं, भले ही उनका क्रम चाहे कुछ भी हो, क्रम चाहे कुछ भी हो, क्रम से मतलब नहीं है कि भाई कौन से क्रम पे आ रहा है, क्रम से कोई मतलब नहीं है, केवल अवयव उपस्थित होने चाहिए। तब हम दोनों समुच्चयों को क्या कह देते हैं कि ये बराबर समुच्चय हैं, बराबर है ये, तो हम लिख देते हैं कि बी बराबर सी। ठीक है, ये स्थिति आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं आपको नियम तो लिखवा नहीं रहा, केवल ऐसे ही मुँह ज़बानी बता रहा हूँ। तो जब भी हम इस तरह के कुछ काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, जैसे कुछ और समुच्चयों के प्रकार हमारे पास आते हैं। एक आता है रिक्त समुच्चय, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। या रिक्त समुच्चय से पहले हम पढ़ते हैं एक बार परिमित समुच्चय। पहले एक नाम है परिमित समुच्चय। ठीक है, जब परिमित समुच्चय की बात करते हैं तो फिनिट सेट बोलते हैं इसको, परिमित समुच्चय को। और नाम से ही पता चल जाएगा इसका कि परिमित यानी ऐसा होता है जिसको आप गिन सकते हैं, यानी इसमें ऐसी संख्याओं का ग्रुप रहेगा या ऐसी बातों का समुच्चय रहेगा, ऐसे कथन होंगे जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे हमसे कोई ये कह देता है कि भाई यहाँ लिखा है 2, 4, 5, 10, 15, ऐसे लिख दिया, और फिर किसी ने पूछा क्या ये परिमित समुच्चय है, तो जवाब ये होगा कि बिल्कुल ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, है ना। अवयवों की संख्या गिन सकते हैं। कितने अवयव हैं इसके अंदर? 5। कौन कौन से हैं उससे मतलब नहीं है, केवल अवयवों की संख्या 5। अब हमसे कोई उदाहरण ये दे दे कि क्या भारत देश में रहने वाले सभी बच्चों का समुच्चय, कोई पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं हो रही है, सभी बच्चे, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, और अगर हमसे ये कह दिया जाए कि भारत देश में रहने वाले बच्चों का समुच्चय, तो किसी के दिमाग में ये बात आ जाए कि भारत देश इतना बड़ा है, करोड़ों की जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या है, और उसमें बच्चे भी बहुत सारे होंगे, तो क्या हम सब बच्चों को गिन सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। क्यों है? क्योंकि सबके राशन कार्ड में नाम होंगे, नहीं भी हैं तो उनकी जब गणना होती है तो सारे, जैसे जनगणना होती है तो हम अरबों खरबों को गिन लेते हैं पूरे संसार के अंदर, तो बच्चे तो बहुत मामूली चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। तो वो समुच्चय कैसा होगा? परिमित समुच्चय होगा। कोई कह दे कि आपकी क्लास के बच्चों की संख्या समुच्चय, जैसे आप 10वीं क्लास में थे, जहाँ पे भी पढ़ रहे थे, तो कोई ये कहता है कि क्लास में कितने बच्चे थे? भाई किसी क्लास में 15 बच्चे थे, किसी क्लास में 70 बच्चे थे, किसी में 50 बच्चे थे। कोई कहता है आपकी क्लास की संख्या जो भी थी, जितने भी थे, तो क्या वो कौन सा समुच्चय होगा? तो आपका जवाब होगा वो परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि जब हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं तो आपने देखा होगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे उसमें टीचर अटेंडेंस कर रहा था ना, तो बच्चे चाहे वहाँ 100 हों, 1000 हों, अगर वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और उनकी अटेंडेंस हो रही है तो उनके सबके नाम हमारे पास है तो सही, सबकी जो कंडीशन है वो हमारे सामने है। बोर्ड ने जब एग्ज़ाम लिया तो लाखों बच्चों का एग्ज़ाम लिया है बोर्ड ने, तो अगर बोर्ड के पास सारे बच्चों के नाम नहीं होते, नंबर नहीं होते, तो आपको रोल नंबर कहाँ से मिल जाते, है ना। तो कितने बच्चे थे? लगभग 14-15 लाख बच्चे थे शायद 10th क्लास के, उनको सबको रोल नंबर आवंटित हुए, है ना। सारे बच्चों ने पेपर दिया, सबके रिजल्ट भी आए, तो कैसा समुच्चय था ये? परिमित समुच्चय था। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। अब इसी का अपोजिट हो जाता है, एक अपोजिट हो जाता है अपरिमित समुच्चय, है ना। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? इसी का अपोजिट हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके।
अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या हुआ? जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते, वो अपरिमित समुच्चय होता है। जैसे अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई कह दे कि वायु में उपस्थित कणों की संख्या, अब आप उसको गिनिए, क्या गिन सकते हैं? पहली बात तो वायु के कणों को, वायु में जो कण हैं उनको क्या हम देख सकते हैं क्या? जब जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसको गिनना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात हमसे कहते हैं, एक नॉर्मल सा उदाहरण है, वो कई बार आपको बुक में भी मिलेगा और कई एग्ज़ाम्स में मिलता है कि आकाश में तारों का समुच्चय, ये कहा गया आकाश में तारों का समुच्चय। आकाश में तारे हैं, कितने हैं? क्या जवाब रहेगा इसका? आपने किसी से पूछा, आपने मुझसे पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं, मुझे भी नहीं पता, मैंने अंदाज़ा दे दिया भाई 4 अरब तारे हैं, अंदाज़ा दे दिया, आपने मान लिया। कोई आप घर गए, आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, आपने उनसे पूछ लिया भाई कितने तारे हैं आकाश में? हमारे सर ने तो 4 अरब बताए हैं। वो क्या बोल देते हैं, अरे नहीं 4 अरब नहीं है, और ज़्यादा है, 6 अरब है। तो आपने वो मान लिया। फिर आप बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए, फिर वहाँ आपने कभी किसी प्रोफेसर से पूछ लिया कि सर कितने तारे होते हैं? तो कह रहे तुम्हें कितने पता है? कि साहब मेरे भाई ने इतने बताए थे, 6 अरब। वो कहेंगे नहीं 6 अरब नहीं होते, 600 अरब होते हैं। उसने संख्या को बहुत बढ़ा दिया, फिर आप वो मान लोगे। तो क्या है ये चीज़ जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितने हैं? हम खुद अपनी गैलेक्सी के जो ये जो गैलेक्सी है ना हमारी, जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में कितने तारे हैं हम आज तक वही नहीं गिन पाए, तो पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं उसको तो हम गिनना पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है इसका मैं ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड को आप ब्रह्मांड मान लें तो ये जो बिंदु मैंने यहाँ टच किया है ना, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि पेन से मैंने, ये चौक से मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, और ये जो बिंदु है यहाँ पर लगा है एक बारीक सा बिंदु, ये इस पूरे ब्रह्मांड में कितना बड़ा है देख लीजिए। इसको अगर हम ब्रह्मांड बोलते हैं तो ये बिंदु पृथ्वी नहीं है, गैलेक्सी है, ये हमारी आकाशगंगा है, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं जरा सी चीज़ को, और ये ब्रह्मांड है। तो आज तक हम इसी से बाहर नहीं आ पाए, इसके बारे में अभी पूरी जानकारियाँ हम लोग नहीं जुटा पाए, तो वहाँ तक जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में, इसी चीज़ को हम अपरिमित कहते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप गिनती नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं कि वो अपरिमित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट पे बात करते हैं।